फिल्म की शुरुआत होती और नाम की एक लड़की से। उसके फोन पर अचानक एक अननोन कॉल आता है। कॉल करने वाली इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बात करती है कि पहले ही पल में ओर्न को यकीन हो जाता है कि कॉल सच में जेन्युइन है, क्योंकि वो उसके एग्जैक्ट एड्रेस तक सही बता देती है। इसके बाद कॉल अचानक पुलिस स्टेशन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहाँ एक आदमी सख्त आवाज में कहता है कि उसका नाम चाइना के गैंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया है। वो उसे साफ शब्दों में डराता है कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है और उसे इस बारे में किसी से भी कुछ कहने की इजाजत नहीं है। धीरे धीरे ओर्न पर इतना मानसिक दबाव डाला जाता है कि वो खुद पर ही शक करने लगती है। स्कैमर उसे समझाता है कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसे अपने सारे पैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे, जो कि वेरिफिकेशन के बाद वापस मिल जाएंगे। जब उसे पूछा जाता है कि क्या उसके पास कोई और भी अकाउंट है, तो वो मजबूरी में एक जॉइंट अकाउंट के बारे में बता देती है, जिसे उसने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए संभाल कर रखा होता है। वो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि उस अकाउंट को मत छुआ जाए, लेकिन स्कैमर्स उसकी एक नहीं सुनते। वे प्रोसेस शुरू होने की बात कहकर उसे एक लिंक भेजते हैं, जहां उसे अपनी बैंकिंग डिटेल्स कंफर्म करनी होती है। डर के मारे ओर्न बिना सोचे समझे सारी डिटेल्स भर देती है। बस कुछ ही पलों में उसके अकाउंट्स के सारे पैसे गायब हो जाते हैं। तब जाकर उसे एहसास होता है कि वो एक फ्रॉड कॉल का शिकार बन चुकी है। इसके बाद ओर्न और उसका हस्बैंड तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां वो पूरी डिटेल के साथ अपनी बात बताते हैं। उन्हें बताया जाता है कि ऐसे फ्रॉड के केस पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन इस तरह के स्कैमर्स को ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग हर दिन नए नए तरीके अपनाकर लोगों को टारगेट करते हैं। ये सुनकर ओर्न और उसका हस्बैंड खुद को और ज्यादा हेल्पलेस महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो पैसे उनकी सालों की मेहनत की कमाई थे। आखिर में पुलिस उनकी कंप्लेंट तो रजिस्टर कर लेती है, लेकिन साथ में ये भी साफ कर देती है कि पैसे वापस मिलने की संभावना बहुत कम है। अब हमें एक ग्रुप सेशन दिखाया जाता है, जहाँ एक लेडी सब लोगों से पूछती है कि कौन अपनी कहानी शेयर करना चाहेगा। तभी एक फे नाम की लड़की बोलना शुरू करती है और ध्यान से उसकी हर बात सुनने लगती है। फे बताती है कि वे अपने साथ हुए फ्रॉड की रिपोर्ट पुलिस को भी नहीं की, क्योंकि उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आवाज में पछतावा साफ महसूस हो रहा था। जब वो बताती है कि स्कैमर्स उसकी जिंदगी भर की कमाई लूट कर ले गए, तो पूरी कहानी सुनते हुए ओर्न को ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ही कहानी सुन रही हो, और उसे एहसास होता है कि वो इस दर्द में अकेली नहीं है। अब फे ओर्न को एक वीडियो दिखाती है, जिसमें बाओ नाम की लड़की लाइव आकर अपने साथ हुए स्कैम की बात बता रही होती है। वो गुस्से में कहती है कि उसके साथ उतना बुरा नहीं हुआ, लेकिन उसकी दादी की पूरी जिंदगी भर की कमाई स्कैमर्स ने एक झटके में छीन ली। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ फे और ऑर्नरी वाओ के घर पहुँचते हैं। अब वो पूछते हैं वाओ से क्या कोई ठोस सबूत मिला है। वाओ बताती है कि उन्हें स्कैमर का नाम और अकाउंट नंबर मिला है, लेकिन वो पुलिस पर भरोसा नहीं करती है और एक मैसेज दिखाती है जो स्कैमर ने फिर से भेजा है। इससे साफ हो जाता है कि वो अभी भी उनकी दादी को टारगेट कर रहा है। अब ये तीनों सोचते हैं अगर वो स्कैमर से बातचीत जारी रखे तो शायद उसकी कॉल ट्रेस की जा सके। फिर वाओ की दादी के फोन से स्कैमर्स को रिप्लाई भेजती है और थोड़ी ही देर में जवाब भी आ जाता है। फिर वाओ ऑर्नरी और फे को ओजे नाम के लड़के के पास लेकर जाती है, जो साफ तौर पर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट लगता है। शुरुआत में वो कहता है कि उनके पास जो जानकारी है उससे खास फायदा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो डिटेल्स ध्यान से देखता है, अचानक उसे कुछ अजीब सा नजर आता है। वो नोटिस करता है जो सिग्नल ट्रेस हो रहा है वो लगातार मूव कर रहा है। आखिरकार वो सिग्नल को ट्रेस करते करते एक लोकेशन तक पहुंच जाता है और बताता है कि स्कैमर फिलहाल उसी एरिया में है। अब सीन अचानक पास्ट में शिफ्ट होता है। यही पहली बार हमें स्कैमर्स का असली अड्डा दिखाया जाता है। यहाँ हर कोई अपना अपना अलग रोल निभा रहा है, कोई पुलिस बनकर तो कोई बैंक ऑफिसर बनकर, और इसी तरह मासूम लोगों को लूटा जा रहा होता है। इसी बीच एक लड़की दिखाई देती है यूई। उसको देख के लगता है कि वो किसी मजबूरी की वजह से यहाँ है। वहीं एक आदमी ओड दिखता है जो फेक पुलिस इंस्पेक्टर बनकर लोगों से बात करता है। वो अपने बॉस से कहता है कि उसका 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है और अब वो घर लौटना चाहता है। बॉस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओड कहता है कि उसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। इसके बाद वो अपने घर लौट जाता है। ये सीन साफ दिखाता है कि स्कैमर्स भी एक आम इंसान की तरह नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। फिर यूई अपनी टीम के साथ बैठी होती है, तभी उसकी एक साथी उसे वही वायरल वीडियो दिखाती है जिसमें बाओ अपनी दादी के साथ हुए स्कैम के बारे में बता रही होती है। वीडियो देखते ही यूई गहरी सोच में डूब जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब यूई इस स्कैम का हिस्सा नहीं थी, तब वो
अपनी छोटी बेटी के साथ जिंदगी से जूझ रही थी। वो गुजारा करने के लिए छोटी मोटी चोरी तक करने को मजबूर थी। एक दिन वो बाव की दादी की दुकान में छिपी हुई होती है, लेकिन दादी उसे पकड़कर सजा देने की बजाय उसकी मदद करती है। और यही ये बात साफ हो जाती है कि जिस औरत को आज उसकी टीम ने लूटा है वही कभी उसकी मदद कर चुकी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हम एक नया स्कैम सेटअप तैयार होते देखते हैं, जो कि ओड नए मेंबर्स और अपनी टीम के साथ शुरू करता है और वो एक एक करके सबका काम समझाता है। फिर वो अपने टीम से कहता है कि किसी भी डील में आखिरी फैसला उसी का होगा। साथ में वो ये भी कहता है कि अभी ये जगह भले ही छोटी दिख रही हो, लेकिन जल्द ही ये एक बड़ा नेटवर्क बनने वाला है जहाँ पैसों की बारिश होगी। दूसरी तरफ तीनों लड़के पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। वे ओजे से मिली लोकेशन की फोटो पुलिस को दिखाते हैं, लेकिन पुलिस इस जानकारी को हल्के में ले लेती है और उल्टा उन पर ही शक करने लगती है। इसके बाद तीनों लड़के फिर से ओजे के पास जाते हैं। इस बार उनका इरादा साफ होता है। वे प्लानिंग करते हैं कि अगर वे उस स्कैमर को मिलने के लिए राजी कर ले तो उसका पीछा करके उसके असली ठिकाने तक पहुंचा जा सकता है। फिर तीनों मिलकर स्कैमर्स को मैसेज करते हैं। वे बताते हैं कि उनके पास गोल्ड है और पूछते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी जरूरत है। सामने से तुरंत हाँ में जवाब आता है। उनका मकसद होता है स्कैमर का फोन हासिल करना ताकि उसे ट्रैक किया जा सके। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो सब यहाँ उल्टा पड़ जाता है। स्कैमर गोल्ड लेने की बजाय बैग में दादी के लिए कुछ पैसे छोड़कर चला जाता है। तीनों ये देखकर चौंक जाते हैं, फिर भी वे अपने मिशन से पीछे नहीं हटते। अब तीनों एक माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और उसी दौरान वे चुपचाप स्कैमर के फोन में ट्रैकर लगा देते हैं। प्लान काम कर जाता है। आखिरकार उन्हें स्कैमर्स का एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है, लेकिन अब उन्हें समझ आता है कि सिर्फ लोकेशन जान लेना काफी नहीं है। अगर उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए तो इससे कहीं बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। इसलिए ऑर्नरी एक स्मार्ट फैसला लेती है। वो स्कैमर्स के ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर एक शॉप रेंट पर ले लेती है ताकि उन्हें पास से मॉनिटर किया जा सके। अब चारों ऊपर वाले कमरे से चुपचाप नजर रख रहे होते हैं। वे एक पूरा सेटअप तैयार कर लेते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि दो लीडर्स हैं, ओड और यूई, इन्हीं दोनों के कंट्रोल में स्कैम चल रहा है। वे उनके डेली रूटीन तक नोटिस कर लेते हैं। सीन आगे बढ़ता है। ऑर्नरी कहती है कि अब तक उन्हें चोरी हुए पैसों का कोई सीधा सुराग नहीं मिला है। अगर उन्हें सच में जीतना है तो इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ फेई एक आइडिया रखती है कि वो फिर से दादी बनकर यूई से बात करेंगे और उससे जानकारी निकलवाने की कोशिश करेंगे। अब स्कैमर्स एक नए शिकार को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। शुरुआत में सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता हुआ लगता है, लेकिन अचानक हालात पलट जाते हैं। सामने वाला आदमी उनकी बातों में आने की बजाय उन्हें ही एक्सपोज करने लगता है। ये सब देखकर ओड का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपनी पूरी टीम पर चिल्लाने लगता है। उसे लगता है कि टीम में कोई भी सीरियस नहीं है। गुस्से में ओड सबका फोन छीन लेता है। ऊपर कमरे में बैठे तीनों लड़के और ओजे को ट्रैक करने में दिक्कत होने लगता है क्योंकि ओड ने सबके फोन जब्त कर लिए हैं। तभी उन्हें कुछ हल्की आवाजें सुनाई देती है। यहाँ ओड किसी लड़की के साथ मजे कर रहा होता है। चारों चुपचाप उनकी बातें सुनने लगते हैं और यहीं से उन्हें कुछ खास जानकारी हाथ लगती है। लड़की कहती है जो इन्फॉर्मेशन वो लाई है उसे जुटाना आसान नहीं था। उधर ओजे ट्रैकिंग शुरू करता है और कुछ ही देर में एक लोकेशन सामने आती है, माई लेडी नाम का एक होटल। इसी बीच फेई ओजे के एक पुराने दोस्त से मिलने जाती है। ये वही दोस्त है जो कोडिंग में एक्सपर्ट है। फेई उसे पूरी सिचुएशन समझाती है। वो उसे एक खास डिवाइस देता है जो कि फोन हैक करने में मदद कर सकता है। अब फेई गैंग मेंबर नामी का पीछा करती है और मौका देखकर वो किसी तरह नामी के फोन में डिवाइस फिट कर देती है। उधर बाव बिल्डिंग से रस्सी बांधकर सीधे स्कैमर्स के फ्लोर तक पहुंच जाती है। अंदर घुसते ही वो चालाकी से सारे कंप्यूटर्स में डिवाइस इंस्टॉल करने लगती है। बाहर ओजे डिलीवरी बॉय बनकर स्कैमर का ध्यान भटकाए रखता है, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। असली डिलीवरी बॉय भी वहां पहुंच जाता है, जिससे सिचुएशन और ज्यादा रिस्की हो जाती है। फिर सीन कट होकर नामी के रूम में जाता है जहां वही गंजा आदमी बैठा होता है जो असल में उसका बॉस है। नामी तुरंत मैसेज भेजकर ओड को अलर्ट कर देती है। ओड गुस्से में गन उठाता है और अपनी लोकेशन की ओर निकल पड़ता है। उधर बाव अभी भी अंदर होती है। जैसे ही वो पकड़े जाने वाली होती है, ऑर्नरी बाहर से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देती है। इससे बाव तो सुरक्षित निकल जाती है, लेकिन ऑर्नरी बीच में फंस जाती है। अब हालत और भी ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं। तीनों स्कैमर्स ऑर्नरी को घेर लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। तभी फेई सही समय पर आकर किसी बहाने से ऑर्नरी को वहाँ से बाहर निकल लेती है। उधर बाव जब रस्सी के सहारे ऊपर लौटने की कोशिश करती है तो अचानक रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर पड़ती है। सिचुएशन अब और भी खतरनाक हो जाती है। आगे दिखाया जाता है कि बाव जो नीचे गिरी थी वो मरी नहीं थी। वो बुरी तरह घायल जरूर है लेकिन जिंदा है। दर्द से कहराते हुए वो
किसी तरह वापस उसी बिल्डिंग में अंदर घुस जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि टीम में से कोई भी मौजूद नहीं है। पूरा कमरा खाली है, जैसे कि सब कुछ अचानक खत्म हो गया हो। वो तुरंत अपना फोन निकालती है और ग्रुप मैसेज चेक करती है। सब लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। इसी बीच उसे पता चलता है कि ओजे ने उसके किए गए काम की वजह से सिस्टम हैक कर लिया है। ये पढ़कर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। वो मैसेज करती है कि वो वापस बिल्डिंग में है। सबकी तरफ से तुरंत रिप्लाई आने लगती है, लेकिन तभी ऑर्नरी का एक मैसेज आता है। वो आगे इस सब में शामिल नहीं हो सकती। ये पढ़ते ही वाव का दर्द गुस्से में बदल जाता है। अब आगे सीन ऑर्नरी के घर पर शिफ्ट होता है। वो अपने हस्बैंड को सच्चाई बताती है कि उनके सिर्फ 5 लाख ही नहीं बल्कि पूरे 50 लाख रुपए चले गए हैं। उसकी बात सुनकर उसका हस्बैंड हैरान रह जाता है। 50 लाख यानी बेटी की सारी सेविंग चली गई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ दिखाई देती है, लेकिन ऑर्नरी चुपचाप खड़ी रहती है। अब हम देखते हैं कि सब गहरे सदमे में चले गए हैं। हर कोई अपने घर में है, लेकिन किसी के चेहरे पर भी सुकून नहीं है। इसी बीच ओड अपने बॉस के एक खास आदमी से मिलने जाता है और उसे केस से भरा बैग सौंप देता है। वो आदमी उसे चेतावनी देता है, पिछली बार कुछ लोगों ने हमें बेवकूफ बनाकर हमारी वीडियो वायरल कर दी थी। इस बार ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना बॉस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मजबूरी में सिर झुका देता है और वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी उससे पैसे मांगने लगती, लेकिन ओड साफ मना कर देता है कि उसके पास अभी केस नहीं है। इस बात पर उसकी पत्नी भड़क जाती है। फिर ओड की नजर यूई के फोन पर पड़ती है। वहाँ उसे वाव की दादी के मैसेज आते दिख जाता है, आधे पैसे मिल गए हैं, बाकी कब भेजोगे। ये पढ़ते ही ओड का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तुरंत दादी को रिप्लाई करता है, अब तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। और यहीं से उसे शक हो जाता है कि यूई उसको धोखा दे रही है। अब सीन कट होता है वाव पर। वो घर पहुँचती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सन्न रह जाती है। उसकी दादी जहरीली दवा खा ली होती है, क्योंकि उन्होंने ओड के भेजे हुए डरावने मैसेज पढ़ लिए थे। वो रोते हुए ओड को कोसती है और तुरंत अपनी दादी को अस्पताल लेकर जाती है। वहाँ फेई भी पहुँच जाती है। वो समझ जाती है कि अब ओड को शायद पता चल गया है कि यूई ने पैसे वापस किए थे और अब यूई की जान भी खतरे में है। अब कैप्टन मार्क एक स्कैमर को ट्रैक करते करते उसके अड्डे तक पहुँच जाता है। वो चुपचाप उसका पीछा करता है। इसी दौरान हमारी टीम भी फिर से एकजुट हो जाती है, लेकिन इस बार स्कैमर्स बनकर उनके ही खेल में घुसने का फैसला करते हैं। वे एक वैन में बैठकर बिल्डिंग के बाहर नजर रखते हैं और देखते हैं कि ओड अंदर जाता है। अंदर पहुंचते ही ओड यूई को घसीटकर एक कमरे में ले जाता है। उसे बांधकर उसके सामने फोन रखकर सच्चाई पूछने लगता है। यूई बताती है कि वो वाव की दादी को पहले से जानती थी। उसे उन पर तरस आ गया था, इसलिए उसने अपने हिस्से से कुछ पैसे लौटा दिए थे। लेकिन ओड ये सुनते ही आग बबूला हो जाता है और यूई को बेरहमी से मारने लगता है। ये सब हमारी टीम वैन में बैठकर सुन रही होती है। तभी ओड को उसकी पत्नी का कॉल आता है, तुम्हारा बेटा स्कूल से गायब है। ये सुनकर ओड के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। यही मौका देखकर फेई और वाव बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। अब ऑन ओजे से पूरा सिस्टम हैक करने को कहती है। ऑफिस के कंप्यूटर में अचानक तेज म्यूजिक बजने लगता है। स्कैमर्स घबरा जाते हैं और शक करते हैं कि कोई पास के कमरे से हैक कर रहा है। इसी अफरा तफरी में फेई चुपचाप यूई को छुड़ाने पहुंच जाती है, लेकिन तभी स्कैमर्स हमारी टीम के छुपे कमरे तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें उनके सारे प्लान और सबूत मिल जाते हैं। अब खेल पूरी तरह खुल चुका था। एक स्कैमर्स नीचे पहुंचता है और यूई और फेई पर हमला करता है। तभी पीछे से ओड के बॉस का एक खतरनाक आदमी आता है और बिना कुछ सोचे उस स्कैमर को गोली मार देता है। अब हालत पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। दूसरा स्कैमर तुरंत ओड को कॉल करता है। ओड गुस्से में ऑर्डर देता है, मेरे आने से पहले सब कुछ मिटा दो। स्कैमर्स ऑफिस तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है ओड के बॉस के गंजे मैनेजर की। वो अपने आदमियों के साथ सबको घेर लेता है। अब बॉस का आदमी सीधे फेई के सामने आकर पूछता है, तुम कौन हो? फेई चालाकी से कहती है, असली गद्दार तुम्हारी असिस्टेंट है और ओड तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तभी अचानक कैप्टन मार्क वहाँ पहुँच जाता है। आखिरकार मार्क उस गंजे मैनेजर को गोली मार देता है और पुलिस पूरी जगह अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब यूई चुपचाप बाव की दादी के पास पैसे रखकर चली जाती है। जब बाव पैसे देखती है तो एक पल के लिए वो चौंक जाती है, लेकिन उसी वक्त मशीन की बीप तेज हो जाती है और यहाँ दादी की हार्ट बीट रुक जाती है। अब ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं रही, ये बन चुकी थी इंसाफ की लड़ाई। लेकिन ओड अब भी फरार है और यही आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो कुछ अब तक हो रहा था वो पूरी सच्चाई नहीं थी, असल में वो सिर्फ आधा सच था। हम देखते हैं ओड के बेटे को किसी और ने नहीं बल्कि हमारे ही टीम ने गायब किया था। मकसद साफ था, उसके अंदर वही डर पैदा करना जो वो दूसरों के अंदर भरता था। उसकी पत्नी का कॉल, स्कूल से आया मैसेज, सब कुछ नकली था। वो सारे कॉल्स हैक करके जनरेट किए गए थे जिन्हें वाव ने खुद एग्जीक्यूट किया था। यानी अब हमारी टीम
टीम भी वही खेल खेल रही थी जो स्कैमर्स उनके साथ खेलते थे और यही साफ हो जाता है ओड की पूरी गेम पलट चुकी थी। अब हम देखते हैं टीम बेन में बैठकर सीधे ओड तक पहुंच जाती है। वे उसे कॉल करते हैं और वॉइस चेंजर का इस्तेमाल कर उससे कहते हैं अगर अपने बेटे को जिंदा देखना है तो अपने सारे अकाउंट्स के पैसे ट्रांसफर कर दो। डर के मारे ओड जैसे ही पैसे ट्रांसफर करना शुरू करता है उसी वक्त कैप्टन मार्क उसकी गाड़ी तक पहुंच जाता है। मार्क को देखते ही ओड वहां से भाग निकलता है। इसी अफरा तफरी में कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और ऑर्न की असली आवाज ओड तक पहुंच जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कोई उसके साथ वही खेल खेल रहा है जो वो दूसरों के साथ खेलता था। उसे पीछे आती टीम की बहन भी नजर आ जाती है और चेस और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसी दौरान एक खबर सबको अंदर तक तोड़ देती है। वाव की दादी अब नहीं रही। ये सुनते ही वाव बिखर जाती है। अब बाकी सबके अंदर भी गुस्सा कई गुना बढ़ जाता है। अब ये सिर्फ मिशन नहीं रहा, ये लड़ाई पर्सनल हो चुकी थी। उधर ओड अपनी पत्नी को कॉल करता है, कंफर्म करता है उसका बेटा घर पर है। ये जानते ही उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी फोन फिर बजता है। अपना अकाउंट चेक कर, तू अब कंगाल हो चुका है। जैसे ही वो फोन देखता है उसके अकाउंट्स के सारा पैसा कट रहा होता है। यहाँ हमारी टीम उसकी गाड़ी को बार बार टक्कर मारती है और आखिरकार ओड की गाड़ी पलट जाती है और न उसके पास पहुँचती है और उसका फोन उठाकर सारा पैसा ट्रांसफर कर लेती है और गुस्से में वो फोन उसके सामने फेंक देती है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है ओड अचानक गन तान देता है। वो कहता है तो तू ही इस सब की मास्टरमाइंड हो। वो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी तेज रफ्तार में आती वाव की गाड़ी सीधे उसे टक्कर मार देती है और उसी पल ओड की कहानी खत्म हो जाती है। अब कैप्टन मार्क भी वहाँ पहुँचता है, लेकिन टीम पहले ही वहाँ से निकल चुकी होती है। बेन को आग लगा दी जाती है और सारे सबूत राख में बदल जाते हैं। अंत में ऑर्न घर लौटती है और अपने हस्बैंड को सारे पैसे सौंप देती है और यहीं से ये कहानी पार्ट 2 की तरफ मूव करती है।